जैसे ही एमसी एकेडमी हॉल में जागता है, उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि वो यहाँ कैसे आया और उसके आसपास इतने सारे लोग कौन हैं। फिर अचानक उसे याद आता है, सब कुछ उस मिस्टीरियस लेटर की वजह से हुआ था। अभी कुछ देर पहले तक वो अपने कमरे में आराम से गेम खेल रहा था, तभी किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। एक रैंडम डिलीवरी गाय उसे एक पैकेज थमा देता है जिसे उसने कभी ऑर्डर ही नहीं किया था, और बिना सोचे समझे एमसी तुरंत उसे खोल देता है। लेकिन जैसे ही वो पैकेज ओपन करता है, वो सीधे एक अननोन डिमेंशन में सक हो जाता है। ट्विस्ट ये है कि वो पैकेज एक्चुअली डॉन एकेडमी का एडमिशन लेटर था, और अब एमसी एक ऐसे मैजिकल एकेडमी में फंस चुका है जो किसी दूसरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। सामने उसका इंस्ट्रक्टर खड़ा होता है और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी उतने ही कंफ्यूज्ड होते हैं जितना वो खुद है। लेकिन इंट्रोडक्शन देने के लिए इंस्ट्रक्टर ऐसा मूव करता है कि वो लगभग सबको एक ही स्वाइप में फिनिश कर सकता था, और फिर वो सभी को चुप रहने का ऑर्डर देता है। सबसे पहले उन्हें एक पोटेंशियल असेसमेंट टेस्ट देना होता है जो बेसिकली उनके एट्रीब्यूट्स को मेजर करता है। कुछ स्टूडेंट्स 30+ पॉइंट्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एमसी को सिर्फ 9 पॉइंट्स मिलते हैं। ये सबसे लो स्कोर होता है और उसे फिर से लूजर का टैग मिल जाता है। पूरी जिंदगी उसने यही वर्ड सुना है, लूजर, हर किसी से। लेकिन इस बार वो डिसाइड करता है कि वो इस लेबल को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करेगा। वो चिप को पकड़कर लाउडली अनाउंस करता है कि वो खुद को प्रूव करके दिखाएगा। इसी बीच कुछ कैंडिडेट्स एक रूमर के बारे में बात करते हैं। टैलेंटेड स्टूडेंट्स जिन्हें गॉड लेवल लक से सिलेक्ट किया जाता है, अल्टीमेट प्रोडिजीज। तभी एक लड़की आगे आती है जिसका नाम गुइया होता है, और उसके स्टैट्स इस ग्रुप में सबसे हाई होते हैं। लेकिन आयरॉनिकली उसके पास भी कोई स्पेशल टैलेंट नहीं होता। फिर अचानक एमसी के हाथ में जो कार्ड होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसका पूरा स्टेटस रिवील होता है। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट आता है। इस सिस्टम में लाइफ स्पैन भी काउंट होती है। हर बार डेथ होने पर 10 साल कम हो जाते हैं, और अगर लाइफ स्पैन 0 हो जाए तो परमानेंट गेम ओवर। और सबसे शॉकिंग बात, एमसी के पास सिर्फ 9 साल की लाइफ स्पैन बची होती है। मतलब अगर वो एक बार भी एलिमिनेट हुआ तो सीधा एंड। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, इसी मोमेंट पर एमसी के अंदर एक हिडन एबिलिटी रिवील होती है, एक डबल एस रैंक सीक्रेट टैलेंट जिसका नाम है स्कॉलर स्किल, जो उसे किसी भी एफ क्लास स्किल को कॉपी करने की पावर देता है। यही स्किल उसका अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड बन जाती है, जिससे वो अपनी डेस्टिनी को रीराइट कर सकता है। बाकी स्टूडेंट्स इस लाइफ स्पैन सिस्टम से डर जाते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टर क्लियर करता है कि ये एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है। रियल वर्ल्ड में डेथ मतलब एंड, लेकिन यहाँ लाइफ स्पैन एक रिसोर्स है जिसे यूज करके मिशंस कंप्लीट कर सकते हैं, स्टैट्स बूस्ट कर सकते हैं और खुद को इवॉल्व कर सकते हैं। अगर सही तरीके से खेला जाए तो इंसान इमॉर्टल तक बन सकता है। फिर एक लड़की जियाओ युआ पूछती है कि क्या ये रूल्स सिर्फ एकेडमी के अंदर अप्लाई होते हैं या बाहर भी, और जवाब सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। ये सिस्टम अर्थ पर भी अप्लाई होगा, बस कंडीशन ये है कि पहले एकेडमी का मेंबर बनना पड़ेगा। अब एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने वाला होता है। इंस्ट्रक्टर फिंगर स्नैप करता है और सभी को वहीं खड़े रहने का ऑर्डर देता है। टेलीपोर्टेशन काउंटडाउन शुरू होता है, 3, 2, 1, और अगले ही पल सभी स्टूडेंट्स हॉल से वैनिश हो जाते हैं। एमसी खुद को एक डेंजरस जगह पर पाता है, गॉब्लिन डेन यानी एग्जाम साइट। चारों तरफ हॉरिबल स्मेल फैली होती है। तभी उनके सामने एक नोटिफिकेशन आता है। टास्क है 60 मिनट्स के अंदर फॉरेस्ट से एस्केप करके सेफ जोन तक पहुंचना, और ऑप्शनल मिशन में गॉब्लिन किंग और 5 गॉब्लिन्स को एलिमिनेट करना। मेन टास्क के लिए 10 क्रेडिट्स और 100 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन ऑप्शनल टास्क्स में रिवॉर्ड्स और भी ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ी राहत की बात, इस टेस्ट में डेथ पेनल्टी नहीं होगी। एमसी अपने गिफ्ट बॉक्स को खोलता है और उसे एक एफ रैंक नोविस स्टाफ मिलता है, साथ में वॉन्ड मास्टरी स्किल भी। वो तुरंत समझ जाता है ये पूरा सिस्टम उसी तरह काम करता है जैसे वो अपने गेम्स में देखा करता था। और यहीं से शुरू होता है एमसी का असली राइज, जहां एक लूजर अब पूरी दुनिया को डोमिनेट करने वाला है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एमसी समझ जाता है कि वो इस पूरे सिस्टम को अपने एडवांटेज में यूज कर सकता है। जैसे ही वो अपना वेपन उठाता है, वो उसे एक डायरेक्शन में पॉइंट करता है, एनर्जी को फोकस करता है और फिर एक पावरफुल बीम ब्लास्ट करता है जो सीधे जाकर एक बड़े पत्थर को क्रेटर में बदल देता है। ये काफी क्लीन हिट होता है और उसे वेपन यूज करने के लिए 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं।
एमसी खुश हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जितना ज़्यादा वो इस वेपन को स्पैम करेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा उसे मिलेगा, और ऊपर से उसके पास एक इनसेन पैसिव स्किल भी है जो उसके स्किल लेवलिंग स्पीड को बाकी लोगों से डबल कर देता है। लेकिन तभी अचानक उसके सिर में तेज़ दर्द शुरू हो जाता है। ट्विस्ट ये है कि उसका मैना और एट्रीब्यूट्स बहुत लो हैं, इसीलिए वो इस वेपन को लगातार यूज़ नहीं कर सकता। इसी बीच एक मस्कुलर लड़का पूरा बीफी बिल्ड वाला अपने ग्रेट स्वॉर्ड को लेकर शो ऑफ कर रहा होता है क्योंकि उसे मैना की कोई टेंशन नहीं है। एमसी समझ जाता है कि हर कैंडिडेट का वेपन यूसेज ही डिसाइड करेगा कि वो कितनी जल्दी लेवल अप करेगा, लेकिन सिर्फ स्विंग करते रहना भी सही नहीं है क्योंकि एग्जॉशन भी एक इशू है, और 60 मिनट्स का टाइम लिमिट इसीलिए रखा गया है ताकि कोई रेस्ट भी ना कर सके। एमसी सोच में डूबा होता है कि शायद उसे फिजिकल वेपन पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तभी एक स्मार्ट लड़की जियाओ यूयू उसके पास आती है और वेपन ट्रेड का ऑफर देती है। उसके पास सॉर्ड है, लेकिन वो समझती है कि स्टाफ इंटेलिजेंस बेस्ड वेपन है और उसे ज़्यादा सूट करेगा। वो ये भी नोटिस कर लेती है कि एमसी स्टाफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। एमसी उसकी ऑब्जर्वेशन से इम्प्रेस हो जाता है और खुद का इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन लड़की को बस वो स्टाफ चाहिए होता है और एमसी बिना ड्रामा के उसे दे देता है। बदले में उसे एक शॉर्ट स्वॉर्ड मिल जाता है जो उसके प्ले स्टाइल के लिए परफेक्ट है। वो कैजुअली उसे यूज करने लगता है जैसे यही वेपन उसके लिए बना हो। अब एमसी डिसाइड करता है कि अकेले फाइट करने से बेहतर है किसी के साथ टीम अप करना। लेकिन जैसे ही वो लड़की से पूछने वाला होता है तभी एक एरोगेंट मस्कुलर लड़का बीच में आ जाता है। वो लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और एमसी को ट्रैश टीममेट बोलकर इंसल्ट करता है। वो एमसी को पुश करता है लेकिन काम रहता है। लड़की सिचुएशन एनालाइज करती है और बिना हेजिटेशन के उस बड़े लड़के को रिजेक्ट कर देती है। पूरा सीन ऑकवर्ड हो जाता है और वो लड़का पब्लिकली एम्बैरस हो जाता है। उसका ईगो पूरी तरह क्रैक हो जाता है और गुस्से में वो एमसी पर ब्लेम डालने लगता है। वो एमसी को पुश करता है और बोलता है कि वो इस एग्जाम के लायक नहीं है, लेकिन एमसी बिल्कुल शांत रहता है और सिंपल जवाब देता है, रिजल्ट उनकी एबिलिटीज डिसाइड करेंगी। ये सुनकर वो लड़का और ज़्यादा रेज में आ जाता है और एमसी की शर्ट पकड़ लेता है, अटैक करने की धमकी देता है। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी मोमेंट एक गॉब्लिन चुपके से उसके पीछे आ जाता है और अचानक अटैक कर देता है। वो बैरली बच पाता है, बस उसके चेहरे पर एक स्लैश लगता है। फिर वो तुरंत काउंटर करता है और गॉब्लिन को फिनिश करके अपना पहला किल सिक्योर करता है। लेकिन अभी ड्रामा खत्म नहीं हुआ था। वो एमसी पर चिल्लाने लगता है कि उसने उसे वॉर्न क्यों नहीं किया। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है और शॉक हो जाता है। पूरा गॉब्लिन गैंग उनकी तरफ आ रहा होता है, रेडी टू अटैक। अब सिचुएशन पूरी तरह क्योटिक हो जाती है। कुछ कैंडिडेट्स तुरंत एलिमिनेट हो जाते हैं और बाकी पैनिक में भागने लगते हैं। एमसी अपने शॉर्ट स्वॉर्ड के साथ गॉब्लिन्स का सामना करता है और धीरे धीरे उन्हें फिनिश करता है। दर्द भी बिल्कुल रियल लगता है, जैसे ये कोई वर्चुअल गेम नहीं बल्कि असली लाइफ हो। जियाओ यूयू भी अपने स्टाफ से एक गॉब्लिन को एलिमिनेट करती है और दोनों मिलकर फाइट करते रहते हैं। एमसी रियलाइज करता है कि ये एनवायरनमेंट सिर्फ सिमुलेशन नहीं है, ये पूरी तरह रियलिस्टिक है। एक नॉर्मल इंसान यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। कुछ कैंडिडेट सजेस्ट करते हैं कि केव में हाइड होना सेफ होगा और कई लोग अंदर भाग जाते हैं, लेकिन एमसी नोटिस करता है कि सेफ जोन का प्रोटेक्शन सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। 30 मिनट्स के बाद ये भी अनसेफ हो जाएगा। बाकी लोग पैनिक कर रहे होते हैं, लेकिन एमसी खुद को काम करता है। वो समझता है कि अगर उसने हेजिटेट किया तो वो खत्म हो जाएगा, इसलिए वो तुरंत स्वॉर्ड ट्रेनिंग शुरू कर देता है। लगातार स्विंग्स मारता है ताकि वेपन एक्सपीरियंस बढ़ सके। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि हर स्विंग एक्सपीरियंस नहीं देता, सिर्फ सही टेक्निक वाला स्विंग ही काउंट होता है। इसलिए वो अपनी मूवमेंट्स को परफेक्ट करने लगता है, नेक्स्ट फेज के लिए खुद को तैयार करता है। अब सिर्फ 2 मिनट बचे होते हैं और बाकी कैंडिडेट्स ने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। सब लोग पैनिक में चिल्लाने लगते हैं कि ये मिशन इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी जियाओ यूयू एक कोने में बैठी एमसी को ऑब्जर्व करती है। वो देखती है कि एमसी खुद को लिमिट तक पुश कर रहा है। वो उसके पास आती है और कहती है कि इस तरह स्विंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लेवल अप करने में उससे पूरा 1 घंटा लगेगा, जो उनके पास है ही नहीं। एमसी उसकी कैलकुलेशन सुनकर इम्प्रेस हो जाता है और उसे समझ आता है कि उसका एनालिसिस बिल्कुल सही है। अब असली क्वेश्चन ये है, क्या एमसी इस इम्पॉसिबल सिचुएशन को भी क्रैक कर पाएगा? लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि एमसी के पास एक ऐसा बफ है जो बाकी किसी के पास नहीं है। उसका पैसिव स्किल उसके पॉइंट्स को डबल कर देता है, मतलब वो सेम लेवल आधे टाइम में अचीव कर सकता है। अभी भी उसे लेवल अप के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। वो जाओ यूयू को थैंक्स बोलता है और कहता है कि वो प्रैक्टिस जारी रखेगा। एमसी उससे पूछता है कि क्या उसने गॉब्लिन्स के बिहेवियर से कुछ नोटिस किया,
और ये सुनकर वो थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाती है कि उसने इतना डिटेल ऑब्जर्व किया। दोनों थोड़ी देर गेम्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसे गेम्स की नॉलेज नहीं होती। फिर एमसी सीरियस होकर बताता है कि गॉब्लिन्स का ऑफेंस और डिफेंस दोनों वीक हैं और उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है उनका हेड और हार्ट। यानी अगर फियर को साइड में रख दिया जाए तो उन्हें एलिमिनेट करना इतना मुश्किल नहीं है। एमसी देखता है कि कई कैंडिडेट्स डर के मारे कांप रहे हैं, लेकिन वो साफ समझ जाता है कि ऐसे लोग वैसे भी लूज होने वाले हैं। अब सिर्फ 2 मिनट बचे होते हैं और जाओ यूयू कहती है कि अब उन्हें बाहर निकलना चाहिए। एमसी तुरंत उसके साथ टीम अप कर लेता है। तभी वही एरोगेंट लड़का वोंग डिन फिर से उनके रास्ते में आ जाता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो फिर से जियाओ यूयू को अपने साथ टीम अप करने के लिए बोलता है और एमसी को डेड वेट कहता है, लेकिन इस बार भी उसे वही जवाब मिलता है, सीधा रिजेक्ट। वो गुस्से में कहता है कि गॉब्लिन किंग को इग्नोर करना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ ऑप्शनल टास्क है, लेकिन जियाओ यूयू का टारगेट क्लियर है, वो टॉप रिवॉर्ड चाहती है। एमसी भी उसे सपोर्ट करता है और एक्सप्लेन करता है कि बॉस फाइट के पीछे कोई हिडन ट्रिगर होगा, शायद गॉब्लिन्स के किल काउंट से एक्टिवेट होता हो। दोनों मिलकर कंक्लूड करते हैं कि पहले कुछ गॉब्लिन्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी बॉस स्पॉन होगा। तभी एक डर से कांपती हुई लड़की बोलती है कि उन्हें सिर्फ सर्वाइव करने पर फोकस करना चाहिए, लेकिन एमसी की सोच अलग होती है। वो क्लियरली कहता है अगर रिस्क नहीं लिया तो बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। वो सभी को मोटिवेट करता है कि मैक्सिमम पॉइंट्स के लिए फुल एफर्ट लगाओ। उसकी बात सुनकर कुछ कैंडिडेट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लेकिन फिर से वोंग डिन बीच में आता है और बाकी लोगों को भड़काने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार जियाओ यूयू उसे उसकी जगह दिखा देती है। वो बताती है कि उसके पास 46 पॉइंट्स है, जबकि वोंग के पास सिर्फ 30, और वो तुरंत चुप हो जाता है। अब वो लीडरशिप ले लेती है और एक क्लियर स्ट्रैटेजी बनाती है। फ्रंट लाइन में स्ट्रॉन्ग फाइटर्स गॉब्लिन्स को एंगेज करेंगे, रेंज्ड अटैकर्स पीछे से सपोर्ट देंगे, और एमसी का काम होगा जो गॉब्लिन्स एस्केप करने की कोशिश करें उन्हें फिनिश करना। इस प्लान के साथ सभी केव से बाहर निकलते हैं। वोंग डिन फ्रंट में गॉब्लिन्स को काटने लगता है, आर्चर्स पीछे से अटैक करते हैं और एमसी स्मार्ट तरीके से फ्लैंक करके गॉब्लिन्स को 1 हिट फिनिश करता है। वो अननेसेसरी फाइट अवॉइड करता है और सिर्फ परफेक्ट मौके पर अटैक करता है। इसी स्ट्रैटेजी से वो 4 गॉब्लिन्स एलिमिनेट कर देता है और बाकी लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि सिर्फ 9 पॉइंट्स वाला लड़का इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर रहा है। उन्हें लगता है ये लक है, लेकिन जियाओ यूयू समझ जाती है कि ये सब इंटेंशनल है। और तभी एमसी लेवल 2 पर पहुंच जाता है। उसकी सॉर्ड मास्टरी बढ़ जाती है और उसे एक नया स्किल अनलॉक होता है, हेवी स्लैश। ये सब उसके पुराने वीआर गेम एक्सपीरियंस की वजह से पॉसिबल होता है, जहां उसने परफेक्ट कंट्रोल सीखा था। अब बस एक और गॉब्लिन एलिमिनेट करना बाकी होता है। एमसी एक इंजर्ड गॉब्लिन को फाइंड करता है और उसे फिनिश करके ऑप्शनल क्वेस्ट कंप्लीट कर देता है। जैसे ही वो ये करता है, अचानक सारे गॉब्लिन्स वैनिश होने लगते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, सिस्टम अनाउंस करता है कि हिडन कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है और बॉस एक्टिवेट हो गया है। अगले ही पल गॉब्लिन किंग सामने आता है, एक जाइगैंटिक मॉन्स्टर जिसका साइज लिटरली टाइटैनिक लेवल का होता है। उसका रोर इतना पावरफुल होता है कि सभी को अपने कान कवर करने पड़ते हैं। अब सभी समझ जाते हैं कि ये फाइनल बॉस है। बाकी छोटे गॉब्लिन्स गायब हो चुके होते हैं और अब सिर्फ ये मॉन्स्टर उनके सामने खड़ा होता है। कुछ स्टूडेंट्स उसका मैसिव हेल्थ बार देखकर ही पैनिक हो जाते हैं। एक लड़का तो डर के मारे भागने लगता है, लेकिन उसकी यही गलती उसे भारी पड़ती है। गॉब्लिन किंग तुरंत उसे टारगेट करता है। उसी समय वोंग डिन स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉस इंस्टेंट काउंटर करता है और उसे जमीन पर पटक देता है। इम्पैक्ट के साथ ही वो सीधा एलिमिनेट हो जाता है। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स पूरी तरह पैनिक में भागने लगते हैं। अब सीन एक केओस में बदल जाता है। गॉब्लिन किंग एक एक करके स्टूडेंट्स को क्रश करने लगता है। तभी एक मैजिक अटैक साइड से आता है जो बॉस को थोड़ा डैमेज करता है और उसका अटेंशन खींच लेता है। ये अटैक गोइया का होता है। वो रियलाइज करती है कि रैंडम अटैक से कुछ नहीं होगा, उन्हें वाइटल्स पर हिट करना होगा। लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी फेल हो चुकी होती है क्योंकि सब लोग ऑलरेडी फॉर्मेशन तोड़ चुके होते हैं। वो अकेली खड़ी रह जाती है और गॉब्लिन किंग उस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन ठीक उसी मोमेंट एमसी ब्लर स्पीड से मूव करता है। वो गॉब्लिन किंग के बालों पर स्लैश करता है। ये एक डिसरिस्पेक्ट मूव होता है, लेकिन इससे बॉस का एग्रो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब एमसी बॉस के अटैक्स को डॉज करता है और रियलाइज करता है कि उसका पैटर्न प्रिडिक्टेबल है। वो हमेशा क्लोजेस्ट टारगेट को अटैक करता है। इस नॉलेज का यूज करते हुए एमसी बाकी टीम को गाइड करता है। वो उस डरी हुई लड़की को बुलाता है और उसे रेंज्ड अटैक स्पैम करने को कहता है। डर के बावजूद वो अग्री कर जाती है और फिर एमसी गुइया को ऑर्डर देता है, फुल पावर में अटैक करो, ग्लास कैनन मोड एक्टिवेट करो।
अब असली बॉस फाइट शुरू होने वाली है, जहां एमसी का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा वेपन बनने वाला है। दोनों लड़कियां मिलकर गॉब्लिन किंग पर लगातार ब्लास्ट करने लगती हैं और कुछ सेकंड्स के लिए सिचुएशन कंट्रोल में दिखने लगती है। बॉस का हेल्थ बार धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। एमसी उन्हें मोटिवेट करता है कि प्रेशर बनाए रखो, लेकिन तभी असली ट्विस्ट आता है। गॉब्लिन किंग अपनी हिडन फेज एक्टिवेट करता है। वो एक डेफिनिंग रोर करता है और जमीन पर इतनी जोर से स्लैम करता है कि पूरी अर्थ क्रैक हो जाती है। शॉकवेव इतनी पावरफुल होती है कि आर्चर लड़की इंस्टेंटली एलिमिनेट हो जाती है और बाकी सब पूरी तरह शॉक में चले जाते हैं। अब बैटलफील्ड पर सिर्फ एमसी और जियाओयू बचे होते हैं और सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी होती है। लड़की क्लियरली प्रेशर फील कर रही होती है, लेकिन एमसी काम रहता है। वो उससे उसका माना चेक करता है और पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 2 फाइनल अटैक्स बाकी हैं। एमसी तुरंत डिसाइड करता है अगर ये दोनों अटैक सही जगह लगे तो गेम यहीं खत्म हो सकता है, और तभी वो अपना ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट करता है, स्कॉलर स्किल। वो गॉब्लिन किंग की शॉक वेव एबिलिटी को कॉपी कर लेता है, जिसमें 3 सेकंड का स्टन इफेक्ट होता है। जैसे ही मॉन्स्टर थोड़ी देर के लिए स्टैगर होता है, एमसी फुल स्पीड में आगे बढ़ता है। उसके दिमाग में उसकी पुरानी जिंदगी फ्लैश होती है, जहां उसे हमेशा लूजर कहा गया था, लेकिन अब बैटलफील्ड उसका स्टेज है। वो अटैक करने ही वाला होता है कि गॉब्लिन किंग भी अपनी शॉकवेव प्रिपेयर करने लगता है, लेकिन एमसी रियलाइज करता है कि उसकी कॉपीड स्किल अलग तरीके से ट्रिगर होती है, स्फोरिंग पैक्ट से। बिना डरे एमसी सीधा उसका अटैक ब्लॉक करता है और उसी मोमेंट अपनी शॉकवेव एक्टिवेट कर देता है। दोनों अटैक्स क्लैश करते हैं और इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि गॉब्लिन किंग खुद पीछे धकेल दिया जाता है। एमसी खुद भी शॉक्ड हो जाता है, उसकी थियरी परफेक्टली काम कर गई थी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि स्किल 30 सेकंड्स के कूल डाउन में चली जाती है और उसे सर्वाइव करना होगा। गॉब्लिन किंग फिर से अटैक करता है, इतना हैवी हिट कि हवा में एनर्जी ब्लास्ट बन जाता है। लेकिन स्मोक क्लियर होने के बाद मॉन्स्टर खुद पेन में चिल्ला रहा होता है। जियाओयू ने अपना दूसरा अटैक सही जगह हिट कर दिया होता है। वो खुद भी कंफ्यूज्ड होती है कि एमसी जैसे लो स्टार्ट्स वाला लड़का कैसे डंजन बॉस के अटैक्स ब्लॉक कर रहा है। अब गॉब्लिन किंग का हेल्थ बार डेंजरसली लो हो चुका होता है और वो डेस्परेट होकर एक मैसिव पत्थर उठाकर एमसी की तरफ फेंकता है। एमसी समझ जाता है कि इस बार डॉज करना पॉसिबल नहीं है और फिर वो एक इनसेन मूव करता है। वो अपने बेयर हैंड से उस पत्थर को रोक देता है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि एनर्जी वेव चारों तरफ फैल जाती है और जियाओयू डर जाती है कि शायद एमसी खत्म हो गया। लेकिन जब डस्ट सेटल होती है तो एमसी खड़ा होता है, लेकिन उसका एक हाथ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और फिर भी वो कैजुअली कहता है, मैं ठीक हूँ। उसका कूल डाउन अब खत्म होने वाला होता है, बस 10 सेकंड्स बाकी होते हैं। गॉब्लिन किंग उसे ब्रीदिंग स्पेस नहीं देता और फिर से अटैक करता है। एमसी समझ जाता है कि उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज में जाना पड़ेगा। 3 सेकंड्स बाकी होते हैं और एमसी सीधा मॉन्स्टर के सामने जंप करता है। जैसे ही कूल डाउन खत्म होता है, वो अपनी स्वॉर्ड जमीन में स्लैम करता है और एक मैसिव शॉकवेव रिलीज होती है जो गॉब्लिन किंग को पीछे धकेल देती है। वो तुरंत जियाओयू को सिग्नल देता है और इस बार वो मिस नहीं करती। एक परफेक्ट हेडशॉट और गॉब्लिन किंग इंस्टेंटली डिलीट हो जाता है। सिस्टम अनाउंस करता है, गॉब्लिन किंग डिफीटेड, मिशन कंप्लीट। एड्रेनालिन खत्म होते ही एमसी की बॉडी जवाब दे देती है। वो अपनी सोड गिरा देता है और कोलैप्स हो जाता है। वो रियलाइज करता है कि उसने खुद को लिमिट से भी आगे पुश कर दिया था। दूसरी तरफ एकेडमी में इंस्ट्रक्टर्स इस बैच का एनालिसिस कर रहे होते हैं। हेड अनाउंस करता है कि इस साल 15 स्टूडेंट्स ने एस रैंक अचीव किया है, जिनमें से 13 टॉप टियर टैलेंट्स हैं। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये बैच कुछ अलग ही लेवल का है। चिन्नुआन टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी क्लास में कोई एस रैंक नहीं है। लेकिन तभी एक बड़ा रिवील होता है। उसकी क्लास ने एक्चुअली 2 रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। 2 ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बिना टैलेंट के एस रैंक अचीव किया, और एक हाईएस्ट इंटेलिजेंस वाला है जबकि दूसरा लोएस्ट स्टार्ट्स वाला। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये दोनों कोई और नहीं बल्कि एमसी और जियाओयू होते हैं। उनके वियर्ड स्टार्ट्स प्रिंसिपल तक का अटेंशन खींच लेते हैं। फिर सभी स्टूडेंट्स वापस एकेडमी में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एमसी जब होश में आता है तो अपना स्टेटस चेक करता है और शॉक हो जाता है कि उसका मेन मिशन भी कंप्लीट हो चुका है। वो जियाओयू को देखता है और समझ जाता है कि शायद उसने फाइट फिनिश की होगी। तभी आर्चर लड़की उनके पास आती है और उन्हें थैंक्स बोलती है क्योंकि उसे ए रेटिंग मिली होती है। वो खुद हैरान होती है जब उसे पता चलता है कि उसके एलिमिनेट होने के बाद भी उन्होंने बॉस को फिनिश कर दिया।
लेकिन वही एरोगेंट लड़का फिर से जेलसी में जलता है और उनकी जीत को लक बोलता है। हालांकि जियाओ यूयू उसे इग्नोर कर देती है। वो एमसी को साइड में ले जाती है और प्राइवेट बात करती है। एमसी उसे थैंक्स बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो साफ कह देती है कि अगर एमसी ने बॉस की स्किल काउंटर नहीं की होती तो वो फाइनल हिट कभी नहीं लगा पाती। एमसी रियलाइज करता है कि वो जितनी दिखती है उससे कहीं ज़्यादा कैलकुलेटिव है। फिर वो सीधा सवाल पूछती है, इतने लो स्टैट्स होने के बावजूद उसने बॉस को कैसे इंटरप्ट किया। वो समझ चुकी होती है कि एमसी के पास कोई सीक्रेट है, लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। फिर वो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और एमसी एक्सेप्ट कर लेता है। वो उसे सिस्टम साइलेंटली यूज़ करना भी सिखाती है। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है, जिन स्टूडेंट्स को F रैंक मिला है वो असेंबली हॉल में जाएं और बाकी सभी सेंट्रल प्लेग्राउंड में रिपोर्ट करें। अब कहानी एक नई फेज़ में एंटर करने वाली है, जहां एमसी का असली राइज शुरू होगा। एमसी खास तौर पर ग्वाओ को अपने पास बुलाता है और जैसे ही वो वहां से जाती है, एमसी अपना मैप सिस्टम खोलकर प्लेग्राउंड की तरफ नेविगेट करने लगता है। सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हुए वो सोचता है कि इंस्ट्रक्टर को आखिर ग्वाओ की ही ज़रूरत क्यों पड़ी, लेकिन कुछ देर बाद वो उस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो ग्राउंड पर पहुंचता है, वहां की भारी भीड़ देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसके दिमाग में तुरंत सवाल आता है कि जब वो लोग डंजन में फंसे हुए थे, तब क्या उनकी अचानक गायब होने की वजह से रियल वर्ल्ड में बड़ा हंगामा मच गया होगा। तभी अचानक ग्वाओ तेजी से उसके पास लौटती है और तुरंत बताती है कि उसने उसके किसी भी सीक्रेट के बारे में हाई अथॉरिटीज़ को कुछ नहीं बताया। दोनों अभी आराम से सांस ले ही रहे होते हैं कि तभी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट 2 बॉडीगार्ड्स के साथ स्टेज पर एंट्री मारता है। वो खुद का इंट्रो देता है और प्रिंसिपल के लेट होने के लिए माफ़ी मांगता है। लेकिन शांत माहौल ज़्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि अचानक पूरे प्लेग्राउंड में एक ज़बरदस्त दहाड़ गूंज उठती है। सभी की आंखें आसमान की तरफ चली जाती हैं और वहाँ एक विशाल ड्रैगन दिखाई देता है। एमसी के शरीर में ऐसा प्राइमल डर दौड़ता है कि उसका पूरा बदन जाम हो जाता है, यहाँ तक कि ग्वाओ भी उसके बगल में कांप रही होती है। फिर उस ड्रैगन का राइडर सामने आता है, जो असल में डॉन एकेडमी का प्रिंसिपल निकलता है। स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट मजाक में कहता है कि उसकी एंट्री थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा थी, लेकिन प्रिंसिपल तुरंत उसे डांट देता है। वो कहता है कि स्पीच के लिए लेट होने की वजह से उसे ड्रैगन को लिमिट तक पुश करना पड़ा, यहाँ तक कि वो ड्रैगन को धमकी भी देता है कि अगर उसने दोबारा स्टूडेंट्स को डराने की कोशिश की तो वो उसकी खाल उतारकर उसे सोफे में बदल देगा। भीड़ के बीच खड़ा एमसी चिंता से प्रिंसिपल को देख रहा होता है, क्योंकि उसे डर है कि इतना पावरफुल इंसान शायद उसके छिपे हुए स्कॉलर टैलेंट को पहचान ले। प्रिंसिपल अपनी स्पीच शुरू करता है और स्टूडेंट्स के पोटेंशियल की तारीफ करता है, लेकिन तभी उसकी नज़र सीधे एमसी पर टिक जाती है। फिर वो मैजिक एम्प्लीफिकेशन का इस्तेमाल करके उस सवाल का जवाब देता है जो सबके दिमाग में था। आखिर उन्हें आधी रात को किडनैप करके यहाँ क्यों बुलाया गया? वो पूरा दोष एडमिशन डिपार्टमेंट पर डाल देता है और वादा करता है कि आगे ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन इसके बाद माहौल पूरी तरह सीरियस हो जाता है। वो बताता है कि अब उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। वो सभी को कॉलोनाइजर्स कहकर बुलाता है और खुलासा करता है कि जिस ग्रह पर वो अभी मौजूद हैं उसका नाम नॉर्मा है, यानी न्यू वर्ल्ड। एकेडमी का असली मकसद उन्हें ऐसी एलीट फोर्स बनाना है जो इस नई दुनिया को जीतकर उस पर राज करे। प्रिंसिपल जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि जिस पल उन्होंने एडमिशन लेटर खोला था, उसी पल उनकी पुरानी जिंदगी खत्म हो गई थी। अब वो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो भविष्य के जनरल्स, मेजर्स और वर्ल्ड कॉन्करर्स हैं जो पूरी दुनियाओं को डोमिनेट करेंगे। इतना कहते हुए उसके शरीर से पागलों जैसी एनर्जी निकलने लगती है। वो न्यू वर्ल्ड के ट्रेजर्स और पावर की बातें करता है और उसका असर तुरंत भीड़ पर पड़ता है। सभी का मोराल आसमान छूने लगता है। फिर वो नियम घोषित करता है कि हर क्लास के सिर्फ टॉप 3 स्टूडेंट्स को सबसे पहले न्यू वर्ल्ड में एंट्री का मौका मिलेगा। ये सुनते ही स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट थोड़ा घबराया हुआ नजर आता है, लेकिन प्रिंसिपल की चेतावनी भरी नजर पड़ते ही वो तुरंत चुप हो जाता है। स्पीच खत्म होते ही भीड़ को डिसमिस कर दिया जाता है, लेकिन एमसी अभी भी उसी बात में उलझा रहता है कि यूनियन प्रेसिडेंट ने अर्ली डिप्लॉयमेंट की बात पर इतना अजीब रिएक्शन क्यों दिया। फिलहाल उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी सिर्फ इतनी है कि वो जल्दी से जल्दी स्ट्रांग बने ताकि इस क्रूर दुनिया में डिलीट ना हो जाए। लेकिन तभी उसकी सोच बीच में रुक जाती है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर उसे बुला लेता है। पता चलता है कि ग्वाओ ने क्लास मॉनिटर का पद ठुकरा दिया, जो आमतौर पर टॉप परफॉर्मर को मिलता है, और अब ये जिम्मेदारी एमसी पर आ गई है। इंस्ट्रक्टर उसे बताता है कि क्लास मॉनिटर बनने पर एक्स्ट्रा क्रेडिट्स और स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं,
जो उसके जैसे कमज़ोर इंसान के लिए लाइफलाइन साबित हो सकते हैं। उसकी स्टैट्स देखकर इंस्ट्रक्टर उसे मना करने का मौका तक नहीं देता और वहीं पर उसे ऑफिशियली मॉनिटर बना देता है। अगले ही पल सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाता है जो उसके नए रोल को कंफर्म करता है। इंस्ट्रक्टर बाकी ओरिएंटेशन एआई को सौंपकर वहां से चला जाता है, जबकि एमसी वहीं खड़ा सोच रहा होता है कि आखिर इस नए पद से उसे कौन कौन से फायदे मिलने वाले हैं। अनाउंसमेंट्स खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स डॉर्मेटरी बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। रिसेप्शन पर मौजूद महिला सख्त अंदाज में नियम समझाती है और चेतावनी देती है कि रात में बाहर निकलते पकड़े जाने पर भारी पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि एमसी क्लास मॉनिटर है, उसका पूरा रवैया बदल जाता है। वो अचानक बेहद फ्रेंडली हो जाती है और खुद उसे सप्लाइज लेने और उसका रूम दिखाने चल पड़ती है। वो उसे फ्रेशमैन यूनिफॉर्म देती है और फिर एक शानदार सिंगल रूम दिखाती है। ये नॉर्मल डॉर्म्स से काफ़ी ज़्यादा लग्जरी होता है और मॉनिटर स्टेटस का बड़ा फ़ायदा भी। वो ये भी बताती है कि उसका आईडी टैग अब उसकी पूरी जिंदगी है, क्योंकि कैंपस में हर चीज़ उसी से होगी। जाने से पहले वो अपना नाम जांग बताती है और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की बात भी करती है। एमसी उसे धन्यवाद देता है और महसूस करता है कि इंस्ट्रक्टर ने जो प्रिविलेजेस की बात की थी वो सच में रियल है, क्योंकि सिर्फ उसका टाइटल देखकर लोगों का व्यवहार बदल जा रहा है। अकेला होने के बाद वो अपना कोर्स शेड्यूल खोलता है ताकि समझ सके कि अब आगे क्या करना है, लेकिन क्लासेस की लंबी लिस्ट देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। उसे एक कॉम्बैट कोर्स और 3 सेकेंडरी एट्रीब्यूट कोर्स चुनने होते हैं। हालांकि अपने यूनिक टैलेंट की वजह से वो ज़्यादा परेशान नहीं होता। वो जानता है कि अपने सबसे बड़े एडवांटेज को वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए कॉम्बैट स्लॉट के लिए बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप चुनता है, क्योंकि ये सबसे वर्सेटाइल ऑप्शन है। उसे लगता है कि इससे उसकी सर्वाइवल चांसेस बढ़ेंगी और एक मजबूत फाउंडेशन मिलेगा। अगले दिन वो ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचता है और प्रैक्टिस डमी पर लगातार वार करना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही देर में थकान उसे बुरी तरह हिट करती है। उसे साफ महसूस होता है कि उसकी लोअर बैक बेहद कमज़ोर है, जो लॉन्ग स्वॉर्ड इस्तेमाल करने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि सारी ताकत वहीं से आती है। लेकिन जैसे ही वो हार मानने वाला होता है, उसका इनेट टैलेंट एक्टिव हो जाता है और उसे सेकंड विंड मिलती है। अब वो फिर से पूरी स्पीड से स्वॉर्ड घुमाने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि अगर वो बेसिक्स समझ ले तो उसकी लेवलिंग स्पीड पूरी तरह ब्रोकन हो जाएगी। और ट्विस्ट ये है कि सिर्फ 1 घंटे में वो लेवल 3 तक पहुंच जाता है, जो वहां मौजूद बाकी सभी लोगों से लगभग 2 गुना तेज था। इसी दौरान एक दूसरा स्टूडेंट जमीन पर गिर पड़ता है और रोते हुए कहता है कि उसके हाथ पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। तभी उनकी इंस्ट्रक्टर 3rd ईयर स्टूडेंट चुंगना गुस्से में उसे डांटना शुरू कर देती है। वो पूछती है कि इतनी खराब स्टैमिना लेकर उसकी क्लास में आने की हिम्मत कैसे हुई। फिर वो पूरी क्लास को चेतावनी देती है कि जब तक सभी लोग लेवल 3 तक नहीं पहुंच जाते तब तक कोई भी यहां से बाहर नहीं जाएगा। ये सुनते ही बाकी स्टूडेंट्स के चेहरे उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये किसी डेथ गेम से कम नहीं था। जो स्टूडेंट शुरुआत में ही गिर गया था, वो अब अपनी जिंदगी के फैसलों पर पछता रहा था, जबकि बाकी पूरी क्लास घबराई हुई थी। वजह साफ थी, क्योंकि आमतौर पर लगातार 4 घंटे की ग्राइंडिंग के बाद लोग मुश्किल से लेवल 2 तक पहुंचते थे। लेकिन तभी पूरे कमरे को शॉक देते हुए एमसी आगे बढ़ता है और इंस्ट्रक्टर से कहता है कि वो पहले ही लेवल 3 तक पहुंच चुका है और अब अपनी अगली मेडिटेशन क्लास के लिए जल्दी जाना चाहता है। उसकी बात सुनते ही पूरा कमरा शांत हो जाता है। किसी को यकीन ही नहीं होता कि उसने अभी क्या कहा। चुंगा भी उसे शक भरी नज़रों से देखती है और कहती है कि एक फ्रेशमैन का सिर्फ 2 घंटे में लेवल 3 तक पहुंचना पूरी तरह इम्पॉसिबल है। फिर वो उसे वही बदनाम लकी लड़का कहकर बुलाती है, जिसके बेस स्टैट सबसे बेकार थे, लेकिन जिसने किसी तरह एस रैंक हासिल कर लिया। सीधे शब्दों में कहें तो वो उसे फ्रॉड समझ रही थी, लेकिन एमसी शांत रहते हुए जवाब देता है कि सिस्टम डेटा खुद उसकी रैंकिंग साबित कर देगा और अगर उसे भरोसा नहीं है तो वो खुद चेक कर सकती है। ये सुनते ही चुंगना हल्की मुस्कान के साथ अपनी टीचर परमिशन एक्टिवेट करती है और अचानक पूरा ट्रेनिंग एरिया बदलने लगता है। जमीन हिलती है, आसपास का माहौल ट्रांसफॉर्म होने लगता है और कुछ ही सेकंड में वहां एक विशाल सिमुलेशन अरीना तैयार हो जाता है। एमसी इस अचानक बदलाव के लिए तैयार नहीं था। चुंगना साफ कहती है कि उसे डेटा या रिकॉर्ड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो एक बैटल मेनियाक है। सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। मिशन साफ था, या तो पूरे 40 मिनट तक जिंदा रहो या फिर 20 सोल्जर्स को खत्म करो। एमसी के माथे पर पसीना आ चुका था। उसे लग रहा था कि ये औरत सिर्फ अपना ईगो संतुष्ट करने के लिए इतनी दूर चली गई है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो अपना आयरन डैगर कसकर पकड़ता है और दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। स्केलेटन सोल्जर्स चारों तरफ से उसे काटने के लिए दौड़ते हैं। एमसी पहला वार झुककर बचाता है और सोचता है कि क्या उसे 40 मिनट तक टाइम पास करना चाहिए या सीधे सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देना चाहिए। अगले ही पल वो एक जबरदस्त स्लैश मारता है और पहले सोल्जर को पीछे धकेल देता है।
फिर मौका देखकर उसके सिर पर हमला करता है और उसका टॉप फ्लोर पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर देता है। पहला किल कंफर्म हो चुका था। अब एमसी समझ जाता है कि एक सोल्जर को खत्म करने के लिए कम से कम 2 सटीक हिट्स चाहिए होंगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सभी 20 सोल्जर्स एक साथ उसे चारों दिशाओं से घेर रहे थे। मतलब जीतने के लिए उसे लगभग 40 परफेक्ट स्ट्राइक्स लगानी पड़ेंगी। ये आसान बिल्कुल नहीं था, लेकिन चुंगना को सबसे ज्यादा शौक इस बात का था कि एमसी भागने या टाइम वेस्ट करने की बजाय सीधे खतरे में कूद रहा था। शुरुआत में उसे लगा कि ये लड़का डर के मारे रोने लगेगा और डंजन बंद करने की भीख मांगेगा, लेकिन इसके उलट वो लगातार लड़ रहा था। उसके मूवमेंट्स भी बेहद सटीक थे। हर अटैक एंगल को सही तरीके से पढ़ना और सही समय पर बचना ये साबित कर रहा था कि वो कोई नकली टैलेंट नहीं है। एमसी अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ रहा था और साथ ही हर हमले का सही अंदाजा भी लगा रहा था। चुंग ना मानने पर मजबूर हो जाती है कि ये लड़का उन बाकी बेवकूफ़ों से कहीं बेहतर है जो ठीक से हथियार तक नहीं चला पाते। उसकी एकमात्र कमजोरी बस उसके घटिया स्टैट्स थे। लेकिन तभी चुंग ना को एक बात समझ आती है। एमसी ने स्वॉर्ड्समैनशिप कोर्स इसीलिए चुना था ताकि वो अपने इन्हीं कमजोर स्टैट्स को सुधार सके। और आयरॉनिकली सबसे खराब स्टैट्स वाला ये लड़का अभी तक 13 किल्स कर चुका था। चुंगना की नज़रों में ये किसी मिराकल से कम नहीं था। घड़ी में अभी भी 28 मिनट बाकी थे, लेकिन एमसी हार मानने को तैयार नहीं था। हालांकि उसकी जजमेंट परफेक्ट थी, फिर भी एक स्केलेटन पीछे से जोरदार हमला कर देता है जिससे उसे भारी डैमेज होता है। और यही चीज़ चुंगना देखना चाहती थी। वो उसकी आत्मा तोड़ना चाहती थी ताकि वो पूरी तरह उसकी बात माने। लेकिन एमसी की मेंटालिटी बिल्कुल अलग थी। दर्द के बावजूद वो स्थिर रहता है। तभी अचानक वो अपनी हैवी स्लैश स्किल एक्टिवेट करता है और एक ही बार में कई स्केलेटन सोल्जर्स को ऑफलाइन कर देता है। ये देखकर चुंगना पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि इतनी शुरुआती स्टेज पर किसी के पास ये स्किल होना लगभग नामुमकिन था। अगले ही पल उसका किल काउंट तेजी से बढ़ने लगता है। 17, फिर 18 और आखिरकार 19 कंफर्म किल्स। सभी स्केलेटन सोल्जर्स को ब्लिट्स करते हुए एमसी आखिरकार आखिरी और 20वां किल भी कंफर्म कर देता है और इसी के साथ पूरा टास्क क्लियर हो जाता है। लेकिन लड़ाई खत्म होते होते उसकी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। उसकी सांसें तक सही से नहीं चल रही थी, पूरा शरीर कांप रहा था। फिर भी वो अपनी इंस्ट्रक्टर की तरफ घूरते हुए चिल्लाता है कि उसने मिशन को परफेक्शन के साथ पूरा कर दिया। उसे इस हालत में देखकर चुंगना खुद सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर इस फ्रेशमैन के अंदर ऐसा क्या है। वही लड़का जिसने एग्जाम्स में सुप्रीम एवैल्यूएशन हासिल किया था, और अब ये साफ लगने लगा था कि ये सिर्फ लक नहीं था। दूसरी तरफ सीन सीधे स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में कट होता है, जहां यूनियन प्रेसिडेंट उन स्टूडेंट्स की लिस्ट देख रहा था जिन्हें एस रैंक एवैल्यूएशन मिला था। उसकी असिस्टेंट बताती है कि इस साल का बैच काफ़ी अजीब है और उसे क्लास शेड्यूल्स भी देख लेने चाहिए। फिर वो खास तौर पर एमसी का नाम दिखाती है, जिसने अब तक लगभग हर कोर्स में धमाल मचा दिया था। ये देखकर प्रेसिडेंट भी हैरान रह जाता है। वीडियो को हाइप तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो, वरना नेक्स्ट पार्ट लेट भी आ सकता है। अर्ली एक्सेस चाहिए तो मेंबरशिप ले लो। बाय।